नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात, फसक और खबर नवीसी समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता उत्तराखंड के लिए कैसा रहा, इसे जनकवि अतुल शर्मा की कुछ ही पंक्तियों में समझा जा सकता है। वो कहते हैं, कहीं कहीं मांझी के आंसू पूछ रही है बहना, अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना। बच्चों के सिर से परिवारों की छत टूट गई है, आंसू डूबी नावों में अब बस्ती को है रहना। सूने गांव मातम की चादर ओढ़े पड़े हुए हैं, गहरी खाई वाले बूढ़े सहमे खड़े हुए हैं। घायल सीढ़ीदार खेत है, तनबन पड़ी दरारें, छड़ी पेड़ की छिन गई पर्वत औंधे गिरे पड़े हैं। टिहरी से लेकर केदार घाटी तक इस हफ्ते पहाड़ ऐसे औंधे होकर गिरे कि कई जिंदगियां लील गए और कई घरों का अस्तित्व मिटा गए। टिहरी के बूढ़ा केदार और घनसाली क्षेत्र में पहाड़ कैसे लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ बनकर टूटे, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने आप तक पहुंचाई। मंदाकिनी घाटी में स्थिति इससे भी बुरी बनी हुई है और उत्तराखंड में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान एसडीआरएफ ने जिस जांबाजी और साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रदेश की इस विशेष फोर्स ने अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है और कई लोगों के लिए तो अपने ये जवान देवदूत साबित हुए, जिन्हें 18 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद भी जीवित निकाल लिया गया। इनमें एक व्यक्ति तो ऐसे भी थे जो हताशा में ये तक कहने को विवश हो चुके थे कि भले ही मेरे पैर काट दीजिए, लेकिन मुझे किसी तरह जीवित इस मलबे के ढेर से निकाल लीजिए। ऐसी स्थिति में एसडीआरएफ ने न सिर्फ उस व्यक्ति का हौसला बनाए रखा, बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षित निकाल लेने में भी वो सफल रहे। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने एक बर्बाद हो चुके हेलीपैड को भी बेहद तेजी से सुचारू बनाया, जिसके चलते फिर कम से कम 1000 लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए निकाला जा सका। एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किए गए 5000 लोगों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें सीधा एयरलिफ्ट किया गया। यदि उस आंकड़े को भी जोड़ लिया जाए तो रेस्क्यू में लगी तमाम फोर्सेस और एजेंसीज ने मिलकर अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिन रात लोगों को रेस्क्यू कर रहे इन तमाम जवानों को हमारा सलाम। लेकिन ये इस आपदा का सिर्फ एक पक्ष है, वो सुनहरा पक्ष जो हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रचते हैं, लेकिन जिसका क्रेडिट नेता लोग ले उड़ते हैं और फुंदिया बनते हुए शेखी बघाड़ते हैं। जबकि ऐसे मौकों पर उन्हें लोगों के निशाने पर होना चाहिए कि 2013 की आपदा के बाद भी हमने कोई सबक क्यों नहीं लिए और आज भी हम उतने ही लाचार क्यों नजर आते हैं। आपदा में अवसर तलाशने वाली हमारी सरकारें इतनी चकड़ैत और निर्लज्ज तक हो जाती हैं कि जिस वक्त आपदा के चलते यात्रा बंद कर दी जाती है, हेली सेवाएं प्रतिबंधित हो जाती हैं और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगा दिए जाते हैं, ठीक उसी वक्त केदारनाथ से भाजपा नेता मदन कौशिक की वीआईपी दर्शन करते हुए फोटो आती है और पहाड़ के असाड़ू पूसुओं को ठेंगा दिखा जाती है। केदारनाथ में ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि वहां लापता लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और इसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों को टटोलने भर से भी हो जाता है। सरकार पहले तो दावा कर रही थी कि बरसात के इन दिनों में प्रतिदिन केदारनाथ पहुंच रहे यात्रियों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है, जबकि अब तक सरकारी दावे ही बता रहे हैं कि सिर्फ रेस्क्यू किए गए लोग ही हजारों में हैं और इनमें भी स्थानीय दुकानदार या घोड़े खच्चर वाले शामिल नहीं हैं। अगर वहां पहुंच रहे लोगों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में थी तो बचाए गए लोग हजारों की संख्या में कैसे निकल आए। लापता लोगों की संख्या का अनुमान लगाना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह अपंग बना दी जाती है। ऐसे में कितने कांवड़िए केदारनाथ या इसके आसपास पहुंचे, इसका अनुमान लगाने के लिए सरकार के पास सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने के अलावा कोई पुख्ता तरीका नहीं होता। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि केदारनाथ में लापता लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिसका ठीक ठीक अंदाजा शायद ही कभी लग सके। सरकार पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जानबूझकर लापता लोगों के आंकड़े को दबाने का प्रयास कर रही है। सरकारें आपदाओं पर राजनीति करते हुए किस हद तक जा सकती हैं, इसका अंदाजा हाल ही में भाजपा नेता अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयानों से लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि केरल सरकार को लगातार केंद्र ने चेतावनियां दी और अगर केरल सरकार उनकी बात मान लेती तो वहां हुआ नुकसान काफी कम किया जा सकता था। उनके इस बयान पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी जारी किया जा चुका है कि उन्होंने गलत या झूठी बातें राज्यसभा में रखी। वैसे अगर हम ये भी मान लें कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, तो भी ये सवाल तो हम पहाड़ी ग्याड़ुओं को पूछना ही चाहिए कि साहब, जब केरल को आप लगातार चेतावनी दे रहे थे तो एक आध चेतावनी हमारे उत्तराखंड को भी दे देते। यहां तो आपका ही इंजन सरकार को कब से ढसिया रहा है, तो केरल की तरह आपकी चेतावनी नजरअंदाज भी नहीं होती और आपदाओं से हुआ नुकसान बच सकता था।
इस बार उत्तराखंड में थोड़ा कम नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बरसात और नदी में बढ़ रहे जलस्तर ने ही हमें मौका दिया कि हम वक्त रहते वहां से हट जाएं। वरना सरकारी स्तर पर तैयारी क्या थी उसका अंदाजा ऐसे भी लगा लीजिए कि 2013 में जो वैकल्पिक मार्ग हमारे लिए लाइफ लाइन साबित हुए थे उनकी सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं है, जबकि इस बार भी वही वैकल्पिक मार्ग सैकड़ों लोगों के लिए वरदान बने। सरकारें शायद इसलिए भी आपदाओं से निपटने का मजबूत इंतजाम नहीं करती क्योंकि आपदाएं सच में कई लोगों के लिए अवसर बनकर आती हैं। 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं के लिए आपदा अवसर बनी थी और इस बार भाजपा नेताओं के लिए अवसर बन रही है। पी साईनाथ साहब ने यूं ही नहीं कहा कि एवरीबडी लव्स ए गुड ड्रॉट। वैसे आपदा के इन दिनों में सोनप्रयाग के आसपास के स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर प्रभावितों की मदद के लिए जो काम किए उस पर पहाड़ के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने खर्च पर फंसे हुए सैकड़ों यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था कई दिनों तक चलाई। अनजान लोगों की मदद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देने वाले इन सभी लोगों को हमारा सलाम। आपदा का जिक्र चला है तो उस अप्रत्यक्ष आपदा पर भी चर्चा कर लेते हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा के रूप में उत्तराखंड पर आती है। मूल रूप से इस यात्रा में कोई समस्या नहीं और यदि नियंत्रित और विधिवत की जाए तो ये यात्रा धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष को सुसज्जित करने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकती है। लेकिन होता है इसका ठीक उलट। हुड़दंग मचाते हुए कांवड़ियों के बीच आस्थावान कांवड़िए कहीं नजर तक नहीं आते और डीजे के कान फोड़ू कर्कश स्वरों में भोलेनाथ का श्रद्धा से लगाया गया जयकारा कहीं गायब हो जाता है। जितने दिन कांवड़ यात्रा चलती है उतने दिन या तो ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां कांवड़िए किसी को कचा रहे हैं या ऐसे जिनमें पुलिस इन्हें ही कचा रही है। सारी कानून व्यवस्था को ठप कर देने वाली ये यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरती है वहां के लोग इसी डर में जीते हैं कि कहीं कोई झगड़ा ना हो और किसी भी तरह से ये अप्रत्यक्ष आपदा टल जाए। हरिद्वार में इस बार 4 करोड़ 4 लाख कांवड़ यात्री पहुंचे थे जो अपने पीछे 4000 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा छोड़ गए हैं। उनके छोड़े गए थुपड़े उठाने का काम अब हमारे प्रदेश के जिम्मे है। हरिद्वार में इस बार कांवड़ियों ने उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को भी इतना चोटिल कर दिया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इसके बाद भी हुड़दंगी कांवड़ियों में प्रशासन का कोई भय नहीं, क्योंकि जब वो गंगा किनारे पहुंचे तो हमारी सरकार उन पर फूल बरसा रही थी और मुख्यमंत्री जी खुद उनके पैर धो रहे थे। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये मानेगा कि धार्मिक यात्रा का ऐसा फूहड़ स्वरूप कभी भी सनातन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सरकार ऐसी यात्राओं को प्रोत्साहित करती है क्योंकि इस भीड़ में बड़ा बल्कि बहुत बड़ा वोट बैंक बसता है। और जग भी वोट वक बल पड़ जा जुत्ता की चोट। नेताजी खिसियाते हुए ये ही कह देते हैं कि सह लेंगे थोड़ा बहुत। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ, जहां इस दौरान कम घपरोल नहीं मचा। कांग्रेस ने इस बीच एक पैदल यात्रा निकाली जिसका एक मजेदार वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रदेश के घाघ नेता हरक सिंह रावत नाचते हुए देखे जा सकते हैं। अब राजनीतिक चकड़ैत हरक नृत्य के मायने तलाश रहे हैं और मान रहे हैं कि नट कला में माहिर हरक जब भी कोई हरक फरक करते हैं प्रदेश की राजनीति में कंपन तो होता ही है। अब भले ही हरक सिंह के लस के ढस्कों में नेगी जी के गानों वाला धैर्य न हो, लेकिन फुर्की बांध और छकना बांध वाली ऊर्जा उनमें जरूर है जो चल गई तो चांद तक वाली मारक क्षमता रखती है। केदारनाथ उपचुनाव के आलोक में इस सक्रियता को कुछ और गंभीरता से लिया जाना स्वाभाविक भी है। उधर भाजपा में भी इस दौरान नेताओं का खूब बिगड़ाव देखा गया। एक एक कर यहाँ के कई नेता और मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी बजाते दिखाई दिए। धन सिंह रावत और गणेश जोशी की तस्वीरें इस दौरान खूब वायरल हुई जब वे लोग प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह से एक एक कर मिले। ये लुक लुकी दिल्ली जाना और मुलाकात के बाद झकझकी फोटो शेयर करने का चलन नया नहीं है, न ही इसके राजनीतिक मायने तलाशने नया है। इन मुलाकातों के मायने तब और गहरे समझे जा सकते हैं जब प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी भी इन दिनों बयान देने से नहीं चूक रहे कि प्रदेश में खूब बंदरबांट चल रही है। प्रदेश में उथल पुथल का अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते कई भाजपा विधायक मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं गर्म हैं और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाना है। इसलिए राजनीति में फुंड-धुलियां मान लिए गए कई नेता और कई भूतपूर्व दिग्गज भी इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे इन नेताओं से इतर भाजपा के एक और नेता इस हफ्ते चर्चाओं में रहे जिन्हें हमारे प्रदेश ने चुनकर संसद भेजा है। सांसद और मंत्री अजय टम्टा इस दौरान संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने में ऐसे रिबड़ाए कि अब देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। उनसे जब सांसद भजन लाल जाटव ने सीधा सवाल किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं,
इस सवाल का जवाब देते हुए अपने मंत्री जी की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई जैसे उस बच्चे की होती है जो गाय पर निबंध का रट्टा मारकर परीक्षा देने पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि निबंध तो गांधी पर लिखने को आ गया। बिड़ाते हुए मंत्री अजय टम्टा जी ने जब भौंकुच बोलना शुरू किया तो लोकसभा अध्यक्ष ने सवाल दोहराया, बल्कि 2 बार दोहराया, लेकिन फिर भी मंत्री जी के लिए सवाल ऐसा बाउंसर बना रहा कि उन्होंने जवाब में मोदी जी का स्तुतिगान सुनाकर इतिश्री कर ली और हार कर लोकसभा अध्यक्ष को ही उन्हें प्लीज प्लीज कहते हुए बैठ जाने का इशारा करना पड़ा। वैसे संसद में ऐसी जग हंसाई करवाने वाले टम्टा जी उत्तराखंड के पहले सांसद नहीं हैं। उनसे पहले भी हमने कई ऐसे नेताओं को संसद तक ठेलने का कीर्तिमान रचा है जिन्होंने कभी भगवान गणेश की कथा बांचते हुए उन्हें पहली सफल मेडिकल सर्जरी बताया, तो किसी ने गंगलोड़ों के चमत्कार गिनवाकर सबको विस्मृत कर दिया। अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हुए प्रदेश की उच्च शिक्षा की स्थिति भी जान लेते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्रों का अनशन जारी है और बेहद मूलभूत मांगों के लिए उन्हें अनशन करना पड़ रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इन छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि यूनिवर्सिटी में पीजी और बीएड की प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिए जाएं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समय पर शुरू किया जाए। ऑड और इवन सेमेस्टर्स के रिजल्ट जल्दी घोषित हों, जो लगातार पीछे खिसकते रहने से बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर रहा है, और नए सेशन के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर दी जाएं जो अभी तक नहीं हो सकी हैं। इतनी मामूली सी और मूलभूत चीज़ों के लिए भी छात्रों को अगर ज्ञापन बनाने पड़ रहे हैं तो आप हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति समझ सकते हैं, जिसका जिम्मा इन दिनों एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो सर्वोच्च हैं, लेकिन उच्च शिक्षा को सुधारने में योगदान न्यूनतम। ऊपर से अब एक अम्ब्रेला एक्ट लाने की बात भी दबी जुबान की जा रही है, जिसके आने से उच्च शिक्षा में और भी कांटे लग जाना तय माना जा रहा है। इस एक्ट के संदर्भ में जल्द ही हम विस्तार से व्याख्या करते हुए एक अलग कार्यक्रम भी आप लोगों तक लेकर आएंगे। फिलहाल एक उम्मीद भरी खबर पौड़ी से है, जहां एक शिक्षक के प्रयास से स्कूली बच्चे कुछ रचनात्मक कर रहे हैं। शिक्षक का नाम है आशीष नेगी, जिन्होंने आज से 6 साल पहले बच्चों का एक ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया दगड़िया। इस ग्रुप में कई स्कूलों के बच्चे शामिल हैं और आपसी सहयोग की भावना लिए अपनी संस्कृति को समझने के साथ ही सामाजिक चेतना को विकसित कर रहे हैं। इन बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए प्रेरित किया जाता है। इन दिनों ये बच्चे रक्षाबंधन त्यौहार के लिए ऑर्गेनिक राखियाँ बना रहे हैं। बीते साल भी इन बच्चों ने ऐसी ही राखियाँ बनाई थी, जिन्हें अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया और करीब 12 राज्यों तक ये राखियाँ पहुँची। अच्छी बात यह भी है कि बच्चों द्वारा बनाई गई ये राखियाँ बेची नहीं जाती, बल्कि इन्हें लेने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे पैसों के बदले कुछ बच्चों के लिए पेन, पेंसिल बॉक्स, अध्ययन सामग्री, किताबें या स्कूल बैग गिफ्ट करें। उम्मीद जगाती इस मुहिम में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करते हुए दगड़िया के दगड़िया बन सकते हैं। शिक्षक आशीष नेगी को हमारी ओर से विशेष बधाई। आप जैसे शिक्षक हैं तो पहाड़ पर अच्छी शिक्षा की लालटेन के जगमगाते रहने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।